2012 तक हुआ था, एक नजर रिवाइज कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे करनी आवाज आ रही प्लीज? एक नजर रिवाइज कर लें सर जी, जो कल क्वेश्चन करो। जी सर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं सर? सर जी कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? 13 के स्टार्ट में फिर इवैल्यूएशन हो रही है सर। इकट्ठा हटा सर। फेयर वैल्यू क्या है सर? 60,000। ये पहले क्या वर्किंग करना था? सरप्लस लॉस की वर्किंग वाला एंट्रीज करता है। हाँ वर्किंग को आना। ये लेजेस भी इस वक्त बन रहे हैं, तो कैंडी जरा उसके लिए स्पेस छोड़ दो। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का जरा कंपैरिजन कर रहे हैं। जी कैरिंग अमाउंट बताएं। ये 120 माइनस 120,000 फेयर वैल्यू आ गई थी, माइनस 40 एक ही साथ गुजरा। तो 80,000 कैरिंग अमाउंट है। फेयर वैल्यू है सर 60,000। डिफरेंस लेना आ जाए वैल्यूएशन लॉस है। ये ठीक है सर, रिवॉल्यूशन लॉस। जरा सर एंट्री से रहा 1 जनवरी 13 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट। ठीक है सर। आगे सर ना करें सर, ना सर, रिवर्सल ऑफ लॉस से यहाँ नहीं होना। सरप्लस के बाद लॉस आया तो कौन सा लॉस रिवर्स होना है सर? जाने का सफर का माल है सर। लॉस आया ही नहीं तो रिवर्स कैसे होना? कौन सी सिचुएशन है? सरप्लस के बाद लॉस है, लॉस के बाद सरप्लस। अब ढूंढना अपने क्या है, ये सरप्लस कितना पड़ा है? अभी 21,000 नहीं पड़ा है, ये बात ध्यान से मेरी सुनना। आज जरा रिपरेशन सरप्लस का लेजर में जहाँ लेजर्स बना रहा है, पहले इनके ब्रॉड डाउन जरा उठा लो। ये ब्रॉड डाउन सरप्लस है, कितना है सर? 21,000। लेकिन बड़ा जरा करनी जरा सरप्लस का लेजर देखा था,
सरप्लस आया कितना था? 45,000। ये ना फिर नेट ऑफ टैक्स हुआ हुआ, कंसंट्रेट करना जरा प्लीज। 45,000 में से 13,500 नेट ऑफ टैक्स हुई हुई अमाउंट। अब अपना जरा सरप्लस देखें जरा, सॉरी लॉस। क्या ये ग्रॉस लॉस नहीं है सॉर्ट ऑफ? 45,000 एक सेकंड कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ये नेट ऑफ टैक्स वाली बात मेरी समझ आती है? ये नेट हुआ ना 13,500। ये 45,000 आया था, और अगर एक सेकंड के टैक्स इग्नोर कर लें तो कितने सालों में इसमें ट्रांसफर होना था? तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। 45,000 में से 15,000 ट्रांसफर होना था इग्नोरिंग लॉस, सॉरी इग्नोरिंग टैक्स। तो रिमेनिंग कितना बचना था? 30,000। क्या 30 को देखना चाहिए 21 के साथ, बस 20 के साथ, या 20 को देखना चाहिए 21 के साथ? अभी इस वक्त जो 20,000 आपका लॉस है, क्या इसने सरप्लस एडजस्ट होना है? लेकिन ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो 21,000 आप देख रहे हैं, ये फिलहाल तो आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, पहले तो इसी को देखने चले। 21,000 सरप्लस पड़ा है, लॉस कितना है? 20,000। लेकिन ये 21,000 नेट ऑफ टैक्स है। 30,000 है ना अभी, 30,000 का रेट है 30%। 30,000 को 70% करो। सर कोई एक बंदा तो कर ले यार, खुदा के लिए मुझे कैलकुलेटर दे दे, मैं कर लेता हूँ। 45,000 सरप्लस आया था। अगर ग्रॉस सिंगल से चले तो 15,000 ट्रांसफर होना था, लेकिन 15,000 को जरा 70% करें। आपको ट्रांसफर कितना नजर आ रहा है? 15,000 की बजाय कितना ट्रांसफर नजर आ रहा है? 10,500 नेट ऑफ टैक्स ट्रांसफर हुआ हुआ। 45,000 में सिर्फ 15,000 माइनस करें। 30,000 क्या है? सरप्लस दैट वुड हैव बीन, अगर हम टैक्स इफेक्ट ना लेते। लेकिन इस वक्त 21,000 लिखा हुआ, तो 30,000 को 70% करें। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 21,000 है, ये नेट ऑफ टैक्स है। नेट ऑफ टैक्स सरप्लस पड़ा है। और आप जो 20,000 देख रहे हैं वो विदाउट नेट, वो विदाउट टैक्स इफेक्ट है। तो असल में ठीक है, इस वक्त इशू नहीं नजर आ रहा आपको? ये फिगर असल में 21,000 नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि ठीक है लॉस सरप्लस पड़ा है। फर्ज करें यहाँ 18,000 पड़ा होता, तो फिर आप फौरन कह देते बाकी 2,000 ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। लेकिन इवन देन इस तरह नहीं देखना। कैसे देखना है मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स होकर। पहला तरीका ये है कि 21,000 कैलकुलेटर पे लिखा, यहां तक सबको पता चल गया ये नेट ऑफ टैक्स है। कितने परसेंट टैक्स रेट है? 30% टैक्स रेट है, तो ये 70% अमाउंट है। ठीक है, तो 21,000 डिवाइड बाय 70% करके आपको क्या नजर आया कि असल में सरप्लस है कितना? 30,000। और 30,000 के साथ 20,000 को देखना चाहिए। लेकिन एक काम और भी हो सकता है। 20,000 लिखें कैलकुलेटर, हिम्मत मारे हिम्मत। 20,000 क्या है? लॉस है और सरप्लस एडजस्ट होना है, बात वही है। लेकिन ये लॉस इस वक्त है विदाउट टैक्स इफेक्ट। तो इसको जरा कितने परसेंट करें आप बताएंगे? करें जरा इसको 70%। तब 14,000 कंपेरेबल है इस 21,000। तो या क्या कर लें या क्या कर लें, एज इट इज क्यों नहीं कर सकते हम? एज इट इज मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो 20,000 है वो 21,000 से +10 हो जाएगा और 1,000 17 से नहीं रह जाएगा। ऐसे नहीं है, या तो इसे क्रॉस करके देखेंगे या फिर लॉस को भी नेट ऑफ टैक्स करके देखेंगे। ज्यादा बेहतर वैसे मेरे ख्याल यही है कि लॉस को नेट ऑफ कर लिया जाए। ये अमाउंट अगर नेट ऑफ टैक्स है तो फिर नेट ऑफ टैक्स, बहरहाल दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। तो ये बात पहले कभी क्यों नहीं हुई? अरे टैक्स इफेक्ट्स नहीं होते थे। और फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भी टैक्स इफेक्ट्स ना हो, मैं 13,000 मिटा दूं, 13,500 मिटा दूं, तो यहाँ सरप्लस ट्रांसफर हो रहा था 15,000, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही होती? तो आपको 20,000 नजर आया, आप कहते कि 20,000 लॉस 30,000 से एडजस्ट हो जाएगा और 10,000 सरप्लस फिर भी पड़ा होगा, फ्यूचर ईयर्स में वो ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन अगर ये नेट ऑफ टैक्स है और रेट ऑफ टैक्स है 30%,
तो अब आपने अगर ये देखना है कितना सरप्लस पड़ा है कितना लॉस है, तो पहले दोनों चीज़ों को आपस में कंपेरेबल बनाने के लिए नेट ऑफ टैक्स करें या ग्रॉस ऑफ टैक्स करें या विदाउट टैक्स या विद टैक्स, दोनों चीज़ों को जो भी कंपेयर करना है। बात फॉलो फॉलो कर ली बात मेरी? क्या फॉलो ये? तो बताएं क्या एडजस्ट कर दो? आए वापस? नहीं, नेट कभी भी नहीं करना, आराम अभी भी रिलैक्स करना। ठीक है, हो रहा वही है। क्या सरप्लस पड़ा? सफिशिएंट पड़ा? एंट्री पता? मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट बताएं कितना? नहीं नहीं ना ना, ये जरूर नहीं है, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई ऐसे इधर उधर नहीं। मशीनरी क्रेडिट 20,000, सरप्लस डेबिट, सरप्लस डेबिट 20,000। ठहर जाए, गलत तरफ जा रहे हैं आप लोग। मैंने सिर्फ अभी तक आपको क्या, अब बेफिक्र वही करना है जो मैंने आपने कहा, लेकिन इसको नेट ऑफ ना करें, अलग अलग रखें इसे। असल में दो अलग चीजें हैं। मैंने अभी आपके सामने क्या बात की? हमारा लॉस आया 20,000। क्या सरप्लस के बाद लॉस आया? तो मैंने क्या कहा, देख के बताएं सरप्लस कितना पड़ा? आपने क्या देखा? आ जाए और बार बार आना हमारा ऑफिस। आपको 21,000 नजर आया। मैंने कहा कि ये 21,000 और 20,000 कंपेरेबल नहीं। तो आपने क्या किया? ग्रॉस करके देख लिया। क्या सरप्लस 20,000 से ज्यादा है? लेकिन 21,000 नहीं, 30,000 के साथ आप कंपेयर करते हैं। और यकीनन मैंने दूसरा तरीका भी बताया कि नेट ऑफ टैक्स करके देख लें कि आप सफिशिएंट सरप्लस पड़ा या नहीं। एंट्रीज ना बदलें, वो ऑटोमेटिकली भी बदल जाएगी। क्या 20,000 लॉस है? क्या सारा सरप्लस एडजस्ट हो सकता है? क्योंकि सरप्लस 30,000 है। तो मैंने एक एंट्री की आपके सामने, मशीनरी ने 20,000 से क्रेडिट होना है और सरप्लस ने लॉस ने सरप्लस से एडजस्ट होना 20,000 से। लेकिन आखिरी चीज जो आपने भूली नहीं है, साथ ही हम इसी डेट पे अब क्या जहन में लाएंगे, क्या ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से नेट ऑफ हुआ ना, कोई भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया। क्या कुछ भी नहीं गया? सारा एडजस्ट हो गया। अभी भी सरप्लस कितना पड़ा? ग्रॉस 10 पड़ा और नेट ऑफ टैक्स देखना तो 7,000 पड़ा। तो ये प्रॉफिट लॉस में नहीं गया, ये सरप्लस से नेट हुआ। तो क्या इसका फिर टैक्स इफेक्ट, किसका टैक्स इफेक्ट? इस लॉस का टैक्स इफेक्ट भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ये अगर अपनी एंट्रीज देखें जो कल की हैं, जो कल आपने एंट्रीज लिखी हैं, ढूंढे कहीं जरा, ये जो बोर्ड में दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल पेज नंबर 420 पे लिखी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बस यही आखिरी मसला है। लेफ्ट साइड वाली एंट्री देखें, सरप्लस आया तो एंट्री के और उसका टैक्स इफेक्ट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट ही है, लेकिन वो एक्सपेंस कहाँ से नेट होना है? सरप्लस से नेट होना है। तो इसलिए हमने एक्सपेंस वर्ड लिखने के बाद सरप्लस डेबिट कर लिया, उसको नेट ऑफ टैक्स कर लिया। अब राइट साइड देखें, लॉस आया था, एसेट कितने से क्रेडिट? जितना लॉस आया। सरप्लस कितने से डेबिट? जितना सरप्लस पड़ा होगा क्रॉस। चेक कर लिया करेंगे पड़ा कितना। और आपने मेरे कहा था कि ये भी होना चाहिए बीच में कि कुछ प्रॉफिट लॉस में गया है, तो मैंने बीच में प्रॉफिट लॉस वाली बात भी कर दी थी। तो सरप्लस कितना पड़ा? 10,000 पड़ा होगा। ग्रॉस पड़ा होगा या नेट पड़ा होगा? और बाकी 5,000 फिर हम प्रॉफिट लॉस में देंगे। लेकिन नीचे तो फिर मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, वो मैंने इंटेंशनली फिर 10,000 से क्यों की है, 15 से क्यों नहीं की? जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में गई है उसका हमें कोई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जो 10,000 लॉस का इफेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस को हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट फिर मैंने साथ ही दूसरी एंट्री लिखी कि लॉस की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट कम होने से फिर हमारी जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
है वो उसने बढ़ जाना है कम होना है, तो उसका फिर जो टैक्स इफेक्ट है वो भी सरप्लस नेट होना है। तो आप जरा जो मैं उधर कह रहा हूँ, उधर क्या कह रहा हूँ, 20,000 जो लॉस आया, क्या उसका कोई हिस्सा प्रॉफिट लॉस में गया? वो सारा का सारा कहाँ गया? तो साथ ही अब मुझे क्या करवाएंगे आप? 20,000 इंटू कर लें दोबारा, 20,000 इंटू 30%, सारा 20 क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इस केस में कोई डिवीजन नहीं हुई, लॉस प्रॉफिट लॉस में नहीं गया, सरप्लस वाज मोर देन द लॉस। तो 6,000 की तरह यहाँ यहाँ देख के बजाय वैसे ही सोचा मेरा, और एक चीज सोचनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्या एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट होके एक्सपेंस की जगह सरप्लस नेट ऑफ होना। अब ये सरप्लस नेट ऑफ कैसे होगा? फर्स्ट एंट्री में डेबिट है और फिर अपोजिट एंट्री में क्रेडिट। तो लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस क्रेडिट की जगह सरप्लस क्रेडिट है। तो यकीनन 14,000 इफेक्ट आना, लेकिन वो रादर देन कि आप एक नेट एंट्री बनाए, वो एंट्री इस तरह होनी है। कैसे? फर्स्ट एंट्री सरप्लस डेबिट मशीनरी क्रेडिट कितने से, एज इट इज। सिर्फ यहां तक एक नई चीज क्या है कि मैंने आपसे कहा 21,000 को ग्रॉस करके देखा कर, बस। और वहां डिसीजन हो गया कि हाँ जी सरप्लस पड़ा है, प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाना। तो उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं बताया। हाँ, इसके अलावा मैंने नई बात अब क्या की है कि अब इस एंट्री को देख के दूसरा काम क्या करना है, 20,000 इंटू 30%। ये जो एंट्री मैं इस वक्त करने लगा हूँ, ये किस डेट पे करनी है? एट द डेट ऑफ रिवेलेशन। और कब एट द डेट ऑफ रिवेलेशन तो सोचना, अगर सरप्लस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में या लॉस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जा रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फिगर जा रही है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स हो जाएगी। जब हम ईयर एंड पे कंपैरिजन करेंगे कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस का, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस 6,000 के फाइनल एक मिनट एंट्री बता दो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग है रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट? ये को बढ़ नहीं रहा, इससे इस चक्कर में बिना पड़ जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये 20,000 ज्यादा डेबिट हो गया विदाउट टैक्स इफेक्ट। तो इस 20,000 में से 6,000 नेट ऑफ होके 14 होना। तो मशीनरी में 14 नहीं जाना, मशीनरी ने 20 से कम होना। लाइबिलिटी ऑफ डेफर्ड टैक्स ने 6,000 से डेबिट होकर अलग एंट्री बनना। कंपाउंड एंट्री हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत है। अगर देखेंगे और तो हो जानी है वैसे। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 14,000, मशीनरी क्रेडिट 20,000 ही, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेबिट 6,000। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। तो जो मैंने नई बातें की दोबारा सुनो। लॉस आया, हम कहाँ गए? सरप्लस के लेजर में। लेकिन याद क्या रखना है हमने कि वो नेट ऑफ टैक्स है, उसको ग्रॉस अप करके चेक किया करेंगे। ग्रॉस अप जब किया तो पता चला कि लॉस कम है, देयरफॉर प्रॉफिट लॉस में कोई अमाउंट नहीं जानी, हमने एंट्री कर ली। और इस एंट्री के फौरन बाद क्या याद आया कि अगर ये अमाउंट प्रॉफिट लॉस में नहीं जानी तो फिर इसका टैक्स इफेक्ट भी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाना। एंड दैट्स इट। हो जाएगा कंप्लीट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेना आप पहले नहीं बनना। तो कंपाउंड बन सकती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसी जरूरत है। जब आप ये डिसीजन ले लेंगे, अब आपका रूटीन का काम है। रूटीन का काम आई होप है। पहले यहाँ क्या गिन के आगे जाए, रिमेनिंग लाइफ गिन लें, गिने रिमेनिंग लाइफ भी बता दो सर। 2 साल रिमेनिंग लाइफ भी बता दें यार, फिर 3 साल हो गई है सर। और टोटल कितनी थी भाई? कितने 100 साल गुजर गए हैं? इतना मुश्किल सवाल था ये। जी नेक्स्ट डेट बताएं। 31 दिसंबर 13। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स करवा दें यार, बच्चा तो थके लग रहा है। अच्छा भी इसी शौक से निकले, बाहर बहुत गर्मी थी।
31 नंबर 13 डेट आ गई। अब तरतीब बनाइएगा जी, 1 2 3 4 करके। पहली एंट्री क्या ध्यान में आनी चाहिए? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे? फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 80,000 डिवाइड बाय सॉरी 60 सर जी, सॉरी सर 60,000 डिवाइड बाय 30,000। नेक्स्ट डेट से अब किस चीज की बात होनी चाहिए? और सरप्लस तो खत्म हो गया। पहले ये जरा यहाँ तक जो एंट्रीज हो गई है ना, इनकी बेस पे जरा सरप्लस लेजर फाइनल करो। ये रिवॉल्यूशन डेट पे एंट्रीज हुई हैं। रिवैल्यूएशन डेट पे पोस्टिंग करना करनी की जगह पहली एंट्री देखें, सरप्लस डेबिट मशीनरी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। मशीनरी का लेजर नहीं हम बना रहे। दूसरी एंट्री देखें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, हाउ मच? 6,000। अब यहां जरा रुक के एक सेकंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर देखना। अब वही 14,000 नेट हुआ हुआ है, 20,000 डेबिट साइड पे है, तो होना है इसने नेट ऑफ इट होना है, लेकिन दो एंट्रीज हैं, ठीक है। तब बताएं सरप्लस है कितना? और 10,000 यार, चेक करें 7,000। अब नेट ऑफ टैक्स आप जब करते जाने पे ट्रांसफर नेट ऑफ टैक्स होती रहेगी, ठीक है जी। प्लीज बताएंगे कोई एंट्री? फिगर कैसे कैलकुलेट करूं? 7,000 सबको पता चल गया? प्लीज डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 3,500, रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इधर भी लिखना है, उधर भी पोस्ट नोट करें। Any confusion, sir? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, devaluation surplus debit, retained earnings credit, by rupees 3,500. Finally deferred tax liability का फाइनल डिसीजन लेना, और इसके लिए क्या करना पड़ना, स्पेस छोड़ी भी अपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग करनी। करें जरा काइंडली 31 नंबर 13। इससे पहले अमाउंट आएगी, क्लोजिंग आएगा सर। अब यहाँ पे क्लोजिंग आएगा, फिर डिसीजन होगा। तो एज ऑन 31 दिसंबर 13 मशीनरी की कैरिंग अमाउंट बता देंगे 30,000। ठीक है, सही कह रहे हैं। 30 कैसे? 80 में से पहले 20 लॉस लेस हुआ, 60 हुआ, 60 में से 30 डेप्रिसिएशन लेस हुई, रिमेनिंग 30 रह गई। टैक्स बेस
टैक्स बेस एज इट इज कम होती जा रही है 20,000 से 40 डिफरेंस है 10,000। ध्यान रखें डिडक्टेबल हो गया ये, कैरिंग अमाउंट कम हुई हुई है 30%। 3,000 क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। लेजर फाइनल करने से अगर ऐसे लेजर तो कंबाइंड लेजर बना हुआ, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस लिखते हैं। 3,000 किधर आ रहा है? फाइनल एंट्री बोलो, एसेट डेबिट ऊपर वाली 6,000 वाली फिर तो नेट हुई हुई है। तो सिर्फ किस डेट पर रुक के कौन सा डिसीजन लेने के बाद आपने वही करना जो करते रहे, सरप्लस वाली डेट पे, बल्कि रिवैल्यूएशन वाली डेट पे अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कोई फिगर जा रही है उसका बस डिसीजन लेके आप जाकर चलें। ठीक है सर, एंट्री बोल नहीं पाएंगे। डेबिट टैक्स लायबिलिटी एक्सपेंस बाय रुपीस 3,000। ओके जी सर, एनी कंफ्यूजन? ये नेक्स्ट ईयर खुद फाइनल कर जरा 14 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि पुरानी बातें कितनी ज़हन में है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे काइंडली 14 करें। ये काइंडली कंप्लीट कर लें तो बताना जरा। सनी बेटा एक और सवाल करते हैं अगर आपने कर लिया।
कितनी एंट्रीज हुई? आदि। कौन कौन से? तो बाकी भी तो करेंगे। डेफर्ड टैक्स का डिसीजन है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, जहां पॉसिबल है सरप्लस अपने लेजर्स भी फाइनल करें। यही सही हो गया। ये स्टूडेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 40, एलिमिनेशन की एंट्री करवा दो। वो हर साल होती है यार, पिछले 100 साल तो हर साल हुई है। रिमेनिंग लाइफ बता दे। रिमेनिंग लाइफ गिन दें, कब गिन ली थी, अब दोबारा कब गिनेंगे, कैसे वर्किंग करेंगे? 60,000 डिवाइड बाय 2, 30,000। ठीक है सर। सेम डेट पे सरप्लस भी सेम ट्रांसफर होगा। कैसे? 7,000 डिवाइड बाय 2, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ ओसीआई नहीं लिखा। वो कब लिखना है, वो कब लिखना है? जिस साल नहीं, जिस साल रिवैल्यूएशन हुई है और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में या सरप्लस या लॉस आया, बस वहां है, उसने जाना उस साल। मसलन जरा 2013 में 2012 में जाए। 2012 में सरप्लस पहले टोटल आया कितना था? 45। तो ओसीआई जेन में जरा 45 माइनस 13,500, 81,500 नजर आ रहा होगा नेट। अगला साल है 2013 में, कितना लॉस ओसीआई में जाएगा? 20,000। 20,000 जाएगा पहले, 20,000 माइनस 6,000 होगा और 14,000 नेगेटिव नजर आ रहा होगा, डेबिट नजर आएगा। तो ये सिर्फ किस साल में ये एडजस्टमेंट है? जिस साल रिवैल्यूएशन की वजह से ओसीआई में सरप्लस या लॉस का इफेक्ट जाना, वरना ये सरप्लस ट्रांसफर की जो एंट्री है चेंजेस इन इक्विटी में बनाया था, इससे मैं सरप्लस के कॉलम से रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में डाला। बल्कि शायद हमने एक सेंटेंस पढ़ा भी था पेज नंबर 420 पे, एक कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ पढ़ी थी कि व्हेन एवर, ढूंढे जरा एक मिनट, दोबारा फाइनल बस करना। व्हेन एवर ये जहाँ एंट्रीज लिखी थी शायद उसी वहीं पे था। व्हेन एवर देयर इज अ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट to revaluation surplus other than in the entry of transfer of surplus, ठीक है, the tax effect of that adjustment, ठीक है प्लीज याद रहेगा। you understand? okay please। फाइनली सर जी बाकी अपने ईयर एंड पे अब रिवैल्यूएशन अगर नहीं हुई
तो रिवैल्यूएशन डेट पे रिवैल्यूएशन ही नहीं है तो हमें किसी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के टैक्स इफेक्ट की सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, ईयर पे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज को कंपेयर करना। तो एज ऑन 31 दिसंबर 14 है, 31 दिसंबर 14 मशीनरी की कैरिंग अमाउंट 0 हो तो गई है, ठीक है, लेकिन टैक्स बेस अभी खत्म नहीं हुई और ये अभी भी 20 है, डिफरेंस है 20, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और 6000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, लेकिन ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, इससे एंट्री नहीं होनी है। तो एसेट तो 0 हो गया, कैरिंग अमाउंट तो 0 होगी, लेकिन अभी टैक्स बेस नहीं खत्म हुई, वो 20% की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो शायद अभी एक बल्कि एक और सारी आगे है। ये करें जरा लेजेस वगैरह पे फाइनल करें। ब्रॉड डाउन सरप्लस 3500, ब्रॉड डाउन एसेट है अभी, ब्रॉड डाउन 3000, surplus transfer to retained earnings amounting to 3500 on 31st December 14, evaluation surplus debit, retained earnings credit, यहाँ तक क्लोजिंग तो इसका 0 है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट 6000 हो गया है, 3000 से फर्दर एंट्री बननी है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो काफी प्लीज चीजें सही रिलेट करेंगे। जी 30 में रिवैल्यूएशन सरप्लस में लॉस जा रहा है ना समय, तो 20,000 माइनस 6,000 डेबिट फिगर बचेगी, 20,000 डेबिट है, 6,000 क्रेडिट है, तो नेट 14,000 डेबिट नजर आए, तो डेबिट मींस लॉस नजर आए, लॉस है। जी ओके जी प्लीज 14, ये 13 हुआ 14 में 15 करें सर, 15 में है एंट्री, बल्कि सॉरी ये 14 की लास्ट एंट्री में देखें, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, हाँ डेफिनेटली एसेट लायबिलिटी, अब लेकिन इस वक्त एसेट क्रिएट हो गया हुआ, तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट फर्दर 3,000 एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 3,000। ये 15 फाइनल करें, 15 में है मसला, सोचें क्या है, क्या क्या खत्म हो गया है लेकिन क्या भी है। एक मिनट कर लें जरा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल हो गया 14 तक, करें जी 15 करें। जी ऐसे ही है मेरा, वर्किंग करेंगे तो आपको प्लीज आइडिया हो जाएगा कि क्या होना है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं, एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, 60,000 था, 30,000 करके डेप्रिशिएट हो गया, तो वैसे 60,000 डिवाइड बाय 2 फिर हो तो सकता है, लेकिन एसेट ही नहीं है, 2 साल पूरे हो गए। सरप्लस का लेजर देखें, वो सरप्लस भी ट्रांसफर हो चुका है 2 सालों में, लेकिन डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सरप्लस का ब्रॉड डाउन है अभी 15 में, तो लेजर्स इस फाइनल भी करें साथ, लेजर्स भी फाइनल करें, ब्रॉड डाउन सरप्लस 0, ब्रॉड डाउन एसेट 0 नहीं है, हिम्मत करें सर जी, बिल्कुल थक गए आप लोग। कैरी डाउन एसेट कैसे 0 हुआ, एज ऑन 31 दिसंबर 15 लिख के कीजिएगा प्लीज, मशीनरी की कैरिंग अमाउंट तो 0 ही हो गई थी, अब टैक्स बेस भी 0 होने का मतलब क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी 0 है, और 30% मतलब क्लोजिंग तो 0 है लेकिन फॉर द ईयर 0 नहीं है।
फॉर द ईयर 0 नहीं है। लेजर बनाए आपको समझ आ जाएगा। एसेट इस साल खत्म हुआ है, सारे डिफरेंसेस रिवर्स होने से, टैक्स डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाने से, तो 6000 अब एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट एंट्री होनी है इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। 6000 में प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, डेफिनेटली कहाँ नहीं जाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड नहीं, अब जीरो हो गया, एज ऑन जीरो है, लेकिन फॉर द ईयर जीरो नहीं है। कर फाइनल कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गए प्लीज। कंफ्यूजन नहीं रहेगी सर। फाइनल एंट्री सर लास्ट, डेबिट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। बाय रुपीज 6000। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, पेज नंबर 4 to 4 पे। पेज नंबर 4 to 4 के मिड से नीचे थोड़ा सा, मर्क्यूरी वाटर। जी ऑनलाइन स्टार्ट करें जाके। ये क्वेश्चन बेटा पढ़ के आपको लगेगा जैसे क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन इस गलत फहमी में आ रही है। मर्करी वाटर लिमिटेड, पेज नंबर बता दें सर, ये नहीं बात। पेज नंबर 4 to 4। मर्करी वाटर लिमिटेड is a listed company is engaged in the business of purifying and marketing of bottled water. MWL purchased a bottling plant on 1st July 2006 at a cost of rupees 90 million. The plant has a useful life of 10 years with no residual value. Depreciation is provided on straight line method over the plant's useful life. MWL revalues its plant at the end of every 2 years. तो end है फिर 2 years है, the revalued amount determined by debt valuers and independent firm of valuers are as follows. 30 June 8 है और फिर 30 June 10 है। No change in expected useful life and residual value of the plant. आपने पहले सवाल यहाँ तक किया हुआ था, लेकिन असल में ये सवाल आगे है। Profit before tax for the year ended 30th June 11 and 10 was 80 and 60 million respectively. Tax authorities allowed tax depreciation at the rate of 20% on reducing balance method. There is no temporary or permanent difference other than those apparent from the above information. The tax rate applicable is 40%. Requirement A, prepare journal entries from the year ended 30th June 2007 to 30th June 2011, and then B part, prepare a note on taxation for the year ended 30th June 11 in accordance with the International Financial Reporting Standards. Comparative figures are required. किस साल में वर्किंग करनी है 11 और 7 कौन सा 10 बनाना, बाकी अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, एंट्रीज पे फोकस रखना जी। जी सर जी, किस साल से शुरू करना है, अब ये सब कुछ ही इसमें आ जाए ना तो फ्रेंडली एक रिवीजन के तौर पे चलेगा। जो बातें भी हो गई हैं वो भी फाइनल करें और जो पुरानी आएंगी उनको भी रिफ्रेश करें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली साथ साथ रहिएगा। रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मरगी वाटर लिमिट लिखें। जनरल एंट्रीज, rupees in millions, for the year ended 30th June 2007. फुल कंसंट्रेट करें और मेरा ख्याल है करवाने की ख्वाहिश रखें। 1 जुलाई 6 कोई नई चीज अब नहीं है इंशाल्लाह। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट बाय 90 million। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। Yes, sir. नेक्स्ट सर 30th 30 June 7 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अकाउंटिंग वाली है टैक्स वाली? Accounting. 90 डिवाइड बाय 10 9 million। सेम डेट दोबारा लिखें। Yes, sir. इस साल के करंट टैक्स की वर्किंग आप नहीं कर पाएंगे, रीजन बताएं। दोबारा सोचने में उसकी क्या जरूरत है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? करंट टैक्स की वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 7 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ऑब्वियसली वो है किन सालों का है? उन सालों का है नीचे जिनकी बी रिक्वायरमेंट मांगी हुई, जहां नोट बनाना। तो इस साल का हम करंट टैक्स क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की फिगर नहीं है। हमें डिफरेंस तो पता है, लेकिन डिफरेंसेस से सिर्फ डेफर्ड टैक्स आ सकेगा। तो वर्किंग 1 में जाए। इसके लिए आप 3 सफ़े छोड़िएगा, ये काफी लेंथी गेम हो जानी है। जिसमें आप हैं उससे आगे 2 तो मिनिमम है, 2 2.5 तो कम से कम छोड़े, बल्कि 3 ही छोड़ दें, उसमें बी पार्ट भी तो बनाना। मेरा तीसरा लग ही जाना। 7 8 9 10 11 5 साल तो यही वर्किंग से। अच्छा, इस वर्किंग को थोड़ा सा जरा ज्यादा कम्प्रिहेंसिव कर लें ताकि जरा ये बात सही तरह समझ आ जाए। जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखो। इसमें सिर्फ कैरिंग अमाउंट्स ना लिखें, इसमें डेप्रिसिएशंस वगैरह भी लिख लें जरा कि कैरिंग अमाउंट्स बनी कैसे है, क्योंकि उधर टैक्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो सारी आपको फिगर सॉल्व करनी पड़नी है, तो जरा सामने आ जाएंगी। मीन्स उसे क्या है ये रहा हूँ मैं। मसलन फॉर एग्जांपल एक मिनट जरा देखें स्टार्टिंग पॉइंट कैसे बना रहा हूँ। 1 जुलाई 6 है। कैरिंग अमाउंट के एंगल से एसेट था 90 का स्टार्ट में, टैक्स बेस भी स्टार्ट में 90 जी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई अकाउंटिंग में 9। कैलकुलेटर पर अंदर 1 मिनट पूरा स्टेप करवा दें। 9 81 होगी कैरिंग अमाउंट। उस तरफ जाए जरा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और 20% रेट है, ठीक है वो भी, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन भी आ जाए तो 90 इंटू 20% 18 72 कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30th June 2007। और फिर डेफिनेटली अगले कॉलम अपने रखने डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, और फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी चाहे कर लें इसी से रेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिफरेंसेस एंड डेफर्ड टैक्स। डेफिनेटली ये वर्किंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरा फिगर्स रिड्यूसिंग बैलेंस वाले मेथड है तो शायद आप लिख के जरा स्पेसिफाई कर लें
ये फिगर्स बनी कैसे है, बस ठीक है मेरी, यहाँ तक समझ आ गई फिगर्स, जनरल स्टूडेंट्स क्लियर है। तो जस्ट एक्स्ट्रा ब्रेकिंग इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि फिगर सामने आ जाए, वरना ऑब्वियसली कंपेयर फाइनली आपने किसको करना है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, कैरिंग अमाउंट एक्स बेस को बस कंपेयर करना। ले डिफरेंस 9 फिलहाल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 40%, लेकिन रेट है, रेट जरा ध्यान रख लीजिएगा, deferred tax at the rate of 40%, 3.6, closing balance of deferred tax liability, why liability, taxable temporary difference है, तो deferred tax liability है, रेट मल्टीप्लाई करें। इस वर्किंग में भी आपको स्पेस चाहिए होगी, 7, 8, 9, 10, 11, 5 साल है, और फिर डेप्रिसिएशन भी लिखनी है, देख लें, अल्लाह ना करे आपको कुछ सफा थोड़ा सा बच जाए, लेकिन एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर खोलें कहीं, सर डैडी के पैसों का रजिस्टर है सर, इसमें हंसने वाली क्या बात है, एक सफे की बजाय एक लाइन भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, अपने पैसे होंगे तो हंस लीजिएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट ईयर है, ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन 3.6 फॉर द ईयर 3.6, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, एंट्री लिखें आके, कितनी दफा 3.6 बोर्ड से देख के लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 दफा नजर आ रहा है, अभी 2 दफा और नजर आना एंट्री में। जी सर, फाइनल एंट्री सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, जर्नल स्टूडेंट्स ओके जी प्लीज। जी सर, कौन सा साल अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया, फॉर द ईयर एंडेड 8 शुरू करें, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 8, रिवैल्यूएशन डेट तक पहुंचे नहीं पहले तो, कभी डेबिट साइड कभी क्रेडिट साइड, जो मिल जाए बातों के लिए, पहले इधर था अब गेम उधर पहुंची हुई। जी सर, 30th जून 8 पे रुकने की रीजन नंबर 1, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की वर्किंग करवाएं, कोई रिमेनिंग लाइफ अभी नहीं गिननी, रिवैल्यूएशन होगी तो उस डेट पे गिनेगी, 90 डिवाइड बाय 10 9, एक कैलकुलेटर पे 81 लिखें यार, 81 डिवाइड बाय 9 भी तो आ जाता है, लेकिन ये मुझे बताना नहीं है, ये बचपन में मैंने बता के बात खत्म की हुई है, अगर लाइफ अभी नहीं गिननी सर, वैसे भी तो आता है, वैसे भी तो आता है, अगर वैसे आता है तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा।
90 डिवाइड बाय 10 डन है सर। सेम डेट दोबारा नेक्स्ट लिखने की वजह cumulated depreciation debit, cumulated depreciation debit, plant credit by 18 जी बिल्कुल जी 9 + 9 2 साल गुजरे में बीच में जितनी टोटल पड़ी उसकी बेस पे एंट्री होती है 30 जून 8। अब जरा वर्किंग कर लें सरप्लस लॉस की और ये भी उसी वर्किंग में हो सकता है। अगर एक सेकंड आए जरा वर्किंग में जो डेबिट टैक्स वाली वर्किंग हो रही है क्या कैरिंग अमाउंट बदल जाएगी? कैरिंग अमाउंट बदल जाएगी? एक मिनट जरा देखिए इसी में कर लेते हैं वर्किंग। डेप्रिसिएशन कंसंट्रेट करें जरा डेप्रिसिएशन इस साल की भी 9 पहले देख लें पूरी वर्किंग। फाइनली कैरिंग अमाउंट बिफोर इवैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट बिफोर इवैल्यूएशन $72 जी। फेयर वैल्यू 64 रोने 64 कहाँ है 64 क्वेश्चन में 64 ठहरे एक मिनट। तो बीच में अब क्या आता है? लॉस, फर्स्ट टाइम लॉस है, कितना ओसी में जाएगा? कोई ओसी की बहस नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। बात एक सेकंड समझे जरा, बोर्ड पे देखना। डेप्रिसिएशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 14.4 ऑनलाइन स्टोर्स काइंडली साथ रहिएगा प्लीज। 20% किससे मल्टीप्लाई हुआ है? वो क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डब्ल्यूडीवी से रेट लगेगा। टैक्स बेस बताएं 57.6 नो इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन 57.6 फाइनली कंपेयर होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ 64 से जब आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे। ये पहले वर्किंग एक सेकंड देखना चाहिए। तो मैंने जस्ट प्रेजेंट इसलिए कर दिया ताकि वो सारी फिगर्स भी आपके सामने कंप्लीटली आती जाए। तो ये जरूरी नहीं है, बहरहाल अगर आप कहीं अलग वर्किंग लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है। लेकिन डेप्रिसिएशन जरा सामने आ जाएंगी, फिर वैल्यूएशन नहीं होनी ये नजर आ जाएगा और फाइनली फिर फेयर वैल्यू पे हमारा एसेट आ जाएगा। उसने फिर कैरिंग अमाउंट, बल्कि ये फाइनली कैरिंग अमाउंट बनेगी। फिर ये जो फेयर वैल्यू में लिखा यही फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट क्यों होगी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, क्योंकि ईयर एंड पे वैल्यूएशन हो रही है, इसमें दोबारा तो डेप्रिशिएट नेक्स्ट ईयर से ही होना ना। ठीक है, तो देख लें अगर किसी वर्ड में कंफ्यूजन तो ठीक कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन लिख लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करने बता दीजिए। नहीं बाकी अभी लॉस की एंट्री रहती है तो एंट्रीज कर लेते हैं पूरी। तो फिर कैरिंग अमाउंट भी कवर कर देगा यार। 30 जून 2008। ये अगर वर्किंग नोट कर लें तो कंडी बताना तो नहीं। कर दिया। ये लॉस की एंट्री कर लें। इवैल्यूएशन लॉस डेबिट, इवैल्यूएशन लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस 8 प्लांट क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट जा रहा है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं सोचना, वो खुद ब खुद होगी एडजस्टमेंट इंशाल्लाह। सिर्फ कब सोचना है अगर कुछ ओसी में जा रहा है तो उसका टैक्स इफेक्ट भी ओसी में डालना। जी सर डिफरेंस लेना 6.4 कंसंट्रेट करते जाएं। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, कैरिंग अमाउंट अभी भी ज्यादा ही है 2.56 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 2.56 की एंट्री बता दें
ना करें साथ, एक क्लोजिंग है 3.6, carried down to 0.56, 1.04, deferred tax liability debit, deferred tax expense credit by rupees 1.04, एनी कंफ्यूज है? लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारे सब कम हो रही है, कम हो रही, ज्यादा हो रही है, तो गुम हुए में हमारे साथ। पिछले लेक्चर से रिकॉल नहीं कर रहे? deferred tax liability debit, deferred tax liability debit, deferred tax expense credit, अमाउंट आ गई है 1.04। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं जी यहाँ तक? टू 2009 खुद करें जी तरह, और जो जो बना रहे हैं वो सब कुछ कंप्लीट करना, थोड़ा जरा स्पीड अप होना, वरना अपने थक जाना थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट खुद करना है सर। किसको कहा है मैंने? 8 हो गया है तो 9 करना है। कितनी एंट्रीज होनी सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता नहीं। कौन कौन से सर? डेट बता दो। 30 जून 9, depreciation debit, accumulated depreciation credit. How? 64 divided by 64 divided by, और गिन के देखने 7 बनते हैं।
गिन के देख रहे 30 जून 9 पे 7 बनते हैं। ये कब गिने थे आपने? डेट ऑफ रिवॉल्यूशन पे गिन के आगे बढ़े आप। ये डन है सर 8? देन 30th जून 9 में अपनी वर्किंग में जाए। इस साल की काउंटिंग की डेप्रिसिएशन बनी है 8। टैक्स की डेप्रिसिएशन बनी है 11.5। तो अब WDV से रेट लगना, डिफरेंस है, सॉरी कैरिंग अमाउंट्स हैं, कैरिंग अमाउंट्स हैं 56 एंड 46.08। कोई रिवैल्यूएशन नहीं, बस डिफरेंस लें 9.92। वंस अगेन टैक्सेबल टाइम डिफरेंस ही है, रेट से मल्टीप्लाई हुआ 3.97 40% रेट है। 3.97 में मुझे इतराज है, 968 है। ये हुई ना बात, ये आवाज आ रही चाहिए थी। यस सर, ये सर जी मैंने जानबूझ के 968 लिखा है, असल मैंने आपको चीज एक फाइनली रिकंसाइल करनी है, फिर आपने कहना जी पॉइंट्स में फर्क आ रहा है, तो मेरी सजेशन है कि 968 करना। यकीनन आपने सही किया है और पेपर में ऐसे ही करना है 3.97, लेकिन मैं इस अच्छे से सवाल को राउंडिंग ऑफ की नजर करने से डर रहा हूँ, क्योंकि गेम अभी काफी ज्यादा एडवांस होनी है आगे राउंडिंग ऑफ के हवाले से। सॉरी, जिन लोगों ने 97 किया वो ठीक किया आपने, तो माजरत है 968, ताकि फिगर आपको एग्जैक्टली जरा नजर आ जाए। जो मैं पहले दिन से बात कर रहा था वो जरा सही रिकंसाइल हो जाए। ब्रॉड डाउन उठाएं सर, लेजर वगैरह बन गए। CD आया 3.96 है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अब बढ़ी है दोबारा बाय रुपीज 1.408। फाइनल करेंगे, सही हो गया था वैसे? सही हो गया था सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंट्री कर लें अपनी फाइनल। वंस अगेन करंट टैक्स की वर्किंग आपने क्यों नहीं की 2009 में? तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट बाय रुपीज 1.04 सॉरी 1.408 एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये ओके है जी यहाँ तक? नेक्स्ट कौन सा ईयर आ गया सर? 30 जून 10 में रिवॉल्यूशन डेट पे इकट्ठे हो रहा, पहले जरा कुछ आगे रिवॉल्यूशन डेट पे रिवॉल्यूशन करने से पहले पहले सोचें क्या क्या होना है। कर लें सोच के आराम से कर लें। जी 30 जून जी सर, 30 जून 2010 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
ये एलिमिनेशन वाली एंट्री 16 से हो जाएगी। यस सर। अब करें जरा अपनी रिवैल्यूएशन की वर्किंग फाइनल। जी कर ले फाइनल। जी ठीक है सर, कर लें, कंप्लीट करने डरे बगैर। ये फेयर वैल्यू बेटा है, 60। फेयर वैल्यू है 60। करेंगे ये सरप्लस का लेजर बनाना। जी सर, फेयर वैल्यू है 60, सरप्लस आ रहा है 12, लेकिन लॉस के बाद सरप्लस आ रहा है। यस सर। इसकी वर्किंग करें, रिवर्सल ऑफ लॉस एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब कितना सरप्लस का हिस्सा प्रॉफिट लॉस में और कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में। अब सर जी वो चीजें जो आप कह रहे थे क्लास के स्टार्ट में, अब लॉस के बाद सरप्लस है, अब इसका ब्रेकअप होना करेंगे। जरा हिम्मत कर लिए, कर ले, याद आ रहेगा मेरे को। जॉनल स्टूडेंट्स को कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कैरिंग अमाउंट है बिफोर इवैल्यूएशन 48, फेयर वैल्यू है 60, 12 सरप्लस है, लेकिन ये सरप्लस लॉस के बाद है। रिवर्सल ऑफ लॉस 8 ही होना था, 8 का लॉस प्रॉफिट लॉस में पहले गया था, अब वो रिवर्स होना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट है। कितने सालों की? 2 साल की। 2 तक कैसे पहुंचे? 9 माइनस 8 इंटू 2, ओरिजिनली 2 9 चार्ज हो रही थी, लॉस के बाद फिर 8 2 साल चार्ज हुई है। ये 2 याद आ जाएगा सर? 2 इयर्स। मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, करनी आप लोग भी जरा एक नजर रिवाइज करना देख के।
आई होप के कुछ बातें जहन में आ जाएंगी। खास तौर पे ओमेगा रिवाइज करने के बाद वो तो आता है। नहीं आपको तो याद आ गया, आपका तो कर लिया होगा आपने। ये ऑनलाइन सर्च करने बता दें, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में? एंट्री करना है आप, एंट्री लिखना, एंट्री लिखनी है हमने। जी जी लिखा, अगर यहाँ लिखना तो यहाँ भी लिखना। अब जो 6 है ये सरप्लस है, जो 6 क्रेडिट हमने कहा ये फाइनली प्रॉफिट लॉस में जाना है। ऑनलाइन सर्च करने बता दें कोई कंफ्यूजन आप जो बैठे। ओके प्लीज है सब कुछ, ब्रेकअप समझ आ गया? वजह से जी सर, नोट कर लीजिए सर। एंट्री सर, प्लान डेबिट प्लान डेबिट रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट 6 प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसी 6। एक सेकंड जस्ट मिनट, इकट्ठे हो लीजिए प्लीज यहाँ तक। ऑनलाइन स्टूडेंट नोटेड है प्लीज, लिखिए प्लीज जी। फौरन यहाँ ओसीआई देख के टैक्स अगर इन्वॉल्व है तो जहन में डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट आनी चाहिए। 6 पे या 12 पे? गेम ओसी पे है। 6 इंटू 40%, 2.4। फाइनली जहन में सोच के डबल एंट्री बोलो। क्या कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 2.4 एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट 2.4। तो किस डेट पे ये एंट्री याद आनी चाहिए? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, और अगर कुछ ओसी में गया है तो, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप बताएं आप क्या करें। हाँ जी, अभी करंट टैक्स भी है लेकिन चलें मेरा ख्याल जरूरी नहीं, पहले डेफर्ड टैक्स फाइनल करना। अब अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस जी बेटा ठीक है करंट टैक्स, लेकिन एक मिनट जरा पहले अब डेफर्ड टैक्स फाइनल करना। वर्किंग्स में आए, वर्किंग्स में आए 6 अब ईयर एंड पे दोनों काम होने, डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स। 6 टैक्स बेस बनी है 36.864 और ये एज इट इज ही फाइनली 60 से कंपेयर होगी। रिवैल्यूएशन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फाइनल कंपैरिजन अब किस फिगर से होना है? 60 से। फाइनल कैरिंग अमाउंट, फाइनल टैक्स बेस 23.136। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही चलता जा रहा है, 40% से मल्टीप्लाई करेंगे 9.2544 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस।
पहला 4 देखने के बाद दूसरा 4 बोर्ड से देखना है और इस काम के लिए 2 दफा देखना। टैक्स रेट कितना है सर? 40%। 9.2544 की एंट्री हो जाए। आ गए हैं सर। ब्रॉड डाउन ही हो जाए इस साल का है यार, ध्यान से लिखा है यार। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का तो है सर, सरप्लस का नहीं है। ठीक है, मैंने कब कहा है 9.44 डिफरेंस आ रहा है, बल्कि डिफरेंस नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सही है सही है। नहीं होगी भी, एंट्री पोस्ट ही करनी है। ढूंढने जरा सरप्लस वाली एंट्री पोस्ट करके बैलेंस करना। एज इट इज बैलेंस नहीं लेना, एज इट इज बैलेंस किया सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाना। एंट्री इसीलिए उस वक्त की है ताकि बैलेंसिंग करते हुए याद आ जाए। करें जी पोस्टिंग, बल्कि सरप्लस का लेजर खुल जाएगा यहाँ। करते जाए हिम्मत। ब्रॉट डाउन सरप्लस वाज 0, कैरिड डाउन सरप्लस बाद में आएगा, पहले एंट्री पोस्ट करें। पूरी डबल एंट्री वो है, प्लान डेबिट हुआ है 12 से, लेकिन उस 12 में से यहाँ कितना आना है? सिर्फ 6 आना। डेट बताइएगा 30 जून 10। रेफरेंस प्लांट ही है, अमाउंट सिर्फ, लेकिन यहाँ 6 आनी है। और रिवर्सल ऑफ लॉस की बहस नहीं होगी, वो वैसे ही प्रॉफिट लॉस में भी जाना। लेकिन इसी के फौरन नीचे दूसरी एंट्री लिखी हुई है, रेवल्यूशन सरप्लस डेबिट, नेट ऑफ टैक्स हो गया, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 2.4, रिवल्यूशन सरप्लस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। काइंडली बोलते हुए एंट्री लिखे, वरना पोस्टिंग गलत हो जानी। रिवल्यूशन सरप्लस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो बैलेंस करने से पहले सारे फैक्ट्स पूरे कर लेने, जो एंट्रीज हो चुकी हैं उनको लिख लें, उसके बाद फिर बैलेंसिंग फिगर निकालें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? वाइंड अप कर लें, एंट्री करते हैं। मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 2.8864 2.8864 जी कर लें जी आप फाइनल। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो फिगर सभी बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको इकट्ठा रखना और अलग अलग सेग्रीगेट करना जब जरूरत पड़े, यही चैलेंज है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए यहाँ तक? डेफर्ड टैक्स expense debit, deferred tax expense debit, and deferred tax liability credit, deferred tax liability credit by rupees 2.8864। सरप्लस ट्रांसफर करें सर। और यार पढ़ा तो है, क्या होगी? सीडी निकालें। क्या 3.6 नेट ऑफ टैक्स है? यस सर। तो अगर कभी आगे लॉस आ गया तो ग्रॉस अप करके देखेंगे, देख लेंगे, बाकी वही करेंगे जो डिसाइड हुआ। ठीक है सर? सरप्लस क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा? यार आ तो गया रिमेनिंग लाइफ कितने सर? 6 इयर्स। तो नेक्स्ट ईयर जब 6 ईयर से 6 ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो फिर सरप्लस भी नेक्स्ट ईयर से ट्रांसफर। पहले तो पिछले साल हो रहा था। आई होप कि अभी ये मसाइल बच्चों वाले ही हैं।
अभी हम तो बच्चे ही। जी सर, करंट टैक्स की अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो करंट टैक्स की एंट्री करें। करंट टैक्स की एंट्री बोले, पिछले साल में करंट टैक्स क्यों नहीं और इस साल करंट टैक्स क्यों? तो करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, तो अमाउंट बता दें। और यार अकाउंटिंग प्रॉफिट की अमाउंट है तो सही, फिर वर्किंग में जाए, अकाउंटिंग प्रॉफिट ढूंढे और करंट टैक्स की वर्किंग करें। ये ऑनलाइन सब इकट्ठे हो गए प्लीज। अकाउंटिंग प्रॉफिट 60 लेंगे, अभी हम 10 में हैं। कंपैरेटिव दिया हुआ शायद, कंपैरेटिव स्टाइल में दिया हुआ। ये कल शुरू करें तो इसमें एक जगह गलती करेंगे मेरा ख्याल, सोच के कीजिएगा, वर्किंग है एक मसला है इसमें। है सर, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 10 मिलियन, सॉरी 60 मिलियन अकाउंटिंग प्रॉफिट। बाकी जरा सोचें। नहीं, मेरा तो लगता है करंट टैक्स की वर्किंग करें, नहीं दिन मानता। करंट का सी लिखें सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 60 मिलियन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेंगी आपको अपनी वर्किंग में। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 8, टैक्स डेप्रिसिएशन 9.216। एक चीज अभी और आनी है, क्यों आनी है जरा सोचें, जरा कहीं ढूंढे, जरा कुछ आना चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस आना है, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में आया हुआ है। जरा देखें, जरा एंट्री 12 वाली एंट्री देखें, क्या उस एंट्री से कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आई हो? तो 12 पूरा या सिर्फ 6? क्या क्या करूं उसका? सर ये कोई लॉस नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ लॉस है। इससे प्रॉफिट पहले बढ़ गया होगा और दोबारा ऐड कर देंगे। तो मैंने ये नहीं कहा था सोचे समझे बगैर बताएं, मेरे ये कहीं अल्लाह का शुक्र मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये सिर्फ रिवर्सल ऑफ लॉस है, इससे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट बढ़ा होगा। हमें क्या एतराज है? टैक्स वाले नहीं मानते, टैक्स वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वायलेस पहले प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्या रिवर्स होने से क्या हो गया होगा? लॉस रिवर्स होने से एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन इट इज एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ठीक है सर, डन है सर। टैक्सेबल प्रॉफिट से 52.784। ये वाले स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज? 6 लेस 6 क्यों आया है और लेस क्यों है? 12 क्यों नहीं पूरा आया? 12 में से जो 6 है वो तो ओसी का हिस्सा बनके और ओसी का डेफर्ड टैक्स इफेक्ट हमने अलग ले लिया हुआ।
Any confusion? No, sir. Into 40%. You okay, there, please? 21.113. जी should 40% कीजिएगा 21.1136 डबल एंट्री लिखे सर तो करंट टैक्स की अगर आपने वर्किंग करनी है तो यू नीड अकाउंटिंग प्रॉफिट। हाँ ये कुछ जरूरी नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन हो, कोई डाटा भी हो सकता है, लेकिन आपको जरूरत है। तो टैक्स डेबिट पेएबल क्रेडिट by rupees 211 21.1136 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन रह गई हो? असूलन बनता है कि नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज आप हिम्मत करें, मेक एन एफर्ट। क्योंकि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, सरप्लस ट्रांसफर रह गए, डेप्रिसिएशन है किस साल की। तो मुझे क्या पता सर, मुझे क्या, मेरे पास नहीं फिगर आपके रजिस्टर में, मुझे क्या पता। अगर मैं नहीं करना तो मैं अकेले कर लेता हूँ। क्या सोचना मना है तो सोचें, वर्किंग कर लें। मैक्सिमम क्या होगा, खुदा ना खासा गलत हो जाएगा, ठीक कर लें। हिम्मत करें, हिम्मत करें। बैठ छा गया सर जी, होमवर्क दे दे। बल्कि बच्चों से कुछ पढ़वानी मुझे, होमवर्क ही तो कर रहे हैं सर। लगता है कल भी आने का प्लान नहीं बैठ रहा। वैसा ठीक है, आपके जज्बात का एहतराम है। अभी एक मिनट है, 11 की एंट्रीज वाले भेज दें, आप नंबर भेज दें, व्हाट्सएप भेज दें। यार वैसे आप सवाल तो पूरा कर रहे हैं, क्या हो गया। इंसान सोचता कुछ है, इरादों के टूटने से ही पता चलता है कि रब की मर्जी कुछ और है। मैं तो घंटे का सोच के आया था, घंटे का क्यों सोचा। इंशाल्लाह आइंदा से आपकी सोच ठीक रहेगी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। करते रहे करते रहे करते रहे। नहीं बेटा, आप अपनी वर्किंग कर लें, आप अपनी वर्किंग कर लें। अगर आपकी वर्किंग से आंसर ठीक आ रहा है, वो आपकी वर्किंग से भी आंसर ठीक आ रहा है, तो अगर आपने किसी और तरीके से वर्किंग की है तो आप उसी तरह करें, आप उसी तरह वर्किंग कर लें। वरना अगर वो याद नहीं, वो बता दें, अपनी वर्किंग कर लें आप, जिस तरह टेबल वगैरह शायद आपने बनाया हो तो करके देखते, वरना मैं ये बता देता हूँ। तो अगर आप वैसे ही करें, उसका तो नेट इफेक्ट सेम है, वो तो वर्किंग है।
आपकी फिगर में से मैच करती है 6 एंड 6? आपकी फिगर 6 और 6 में से मैच करती है, एंट्री से मैच करती है ना में से? मेरी ये फाइनल एंट्री मैच करती है आपसे, तो बस ठीक है। उस तरह वर्किंग की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले वर्किंग किसी और तरीके से की हुई, आप एंट्री करनी है, अगर एंट्री की फिगर्स मैच करनी है तो बस ठीक है। वैसे नया तरीका जरूरी नहीं है। सिक्सटी डिवाइड बाय इज इक्वल टू 10। 60 डिवाइड बाय 6 सरप्लस ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स ऐसे। और यार इसे ग्रॉस करना है, कोई नहीं करना, कोई नहीं करना, बस वही करना है। सिर्फ क्या देखने के लिए करना है कि सरप्लस पड़ा कितना हुआ, वरना अपने नेट ऑफ टैक्स हुआ हुआ है और इस नेट ऑफ टैक्स से ट्रांसफर होगा। 3.6 डिवाइड बाय 6.6 डन है प्लीज। 0.6 डेप्रिसिएशन तक हो गया। Yes, sir. बाकी करें जरा डेफर्ड टैक्स फाइनल। 60 minus depreciation is 10 50 sorry एक मिनट, tax depreciation 7.32 3728 29.4912 डिफरेंस ले लें 20.5088। once again taxable temporary difference 8.20352 शुक्र आखिरी साल वरना गेम पता नहीं खाने के जानी थी। 8.20352 ऑब्वियसली आपने ये राउंड ऑफ ही करना है। मैं जरा फिगर एग्जैक्टली रिकंसाइल करना चाह रहा हूँ। 8.20352 की एंट्री, हाँ जी क्लोजिंग है ये, ब्रॉड डाउन है 9.2544, कैरी डाउन आया है 8.20 3.52 सॉरी 8.20352 लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय रुपीज 10 सॉरी 1.05088। तो इस साल कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई ओसीआई नहीं, कुछ नहीं, तो लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एंट्रीज फाइनल करते हैं हम लोग। और अगर ये वाली कर ली तो करंट टैक्स की बहस फाइनल करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज, तो फिगर में अगर कंफ्यूजन नहीं होता।
ये ठीक है बेटा, करंट टैक्स इस साल कोई इशू नहीं है, इस साल सिर्फ अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन ही है, इस साल तो नहीं कि लॉस या सरप्लस प्रॉफिट लॉस में डाल, तो 3 हो गए सरप्लस रिमेनिंग। करंट टैक्स की वर्किंग, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 80, ये एक मिनट जस्ट, बस ठीक है, अलग शुक्र काम हो गया, टेंशन ना लीजिएगा, बस खत्म होने वाली है। करंट टैक्स की वर्किंग 11 में अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 80, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड 10 टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है 7.3728, टैक्सेबल प्रॉफिट्स बन गए हैं 82.672 into 40%, 33.05088, 33 points, 33.05088, ये फाइनल एंट्री करें। ये ओके प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी कौन फिगर्स तो नहीं नोट कर रहा, करंट टैक्स बताया तो नहीं गया जी, करें जी एंट्रीज करें, एंट्री कर ली, नेक्स्ट बताएं क्या रह गया, एंट्रीज पूरी हो गई, एंट्रीज पूरी हो गई हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज भी, सरप्लस ट्रांसफर हुआ, मेरी तरह दो करवा दें, करंट टैक्स डेबिट, सॉरी पहले चलें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, फाइनल एंट्री मैच करने जी मेरे साथ 2011 की, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट बाय रुपीस 1.05088, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 1.05088, 30th June current tax debit, current tax payable credit, 33.05088, ये ओके जी प्लीज, ये बनाए जी नोट, ये रिक्वायरमेंट सब फिगर्स ढूंढनी है, फिगर्स इकट्ठी कर रहे, टैक्स का नोट बनाना है, आता है कुछ में क्या बनाना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स इकट्ठा करना, बस करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स इकट्ठा करना फॉर द ईयर या क्लोजिंग, टैक्स एक्सपेंस निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस इकट्ठा कर देना फॉर द ईयर, लेकिन जरा फॉर्मेलिटीज काइंड रखें, अब टैक्स नोट बना रहे हैं, तो मर्करी वाटर्स लिमिटेड, मर्करी वाटर्स लिमिटेड, नोट ऑफ टैक्सेशन, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 11, हाँ कंपैरेटिव बनाना 11
and 10. Tax, करंट टैक्स की फिगर्स हैं जी 33.05088। ये सही ढूंढ लीजिएगा प्लीज अब। 21.1136 करंट टैक्स एक्सपेंस है, ब्रैकेट लगेगी। डेफर्ड टैक्स की फिगर्स में चैलेंज है, सही देखना है प्लीज। 1.05088 पेंस क्रेडिट हो रहा है और 2.8864 से पेंस डेबिट हो रहा है। ये काइंड प्लीज ब्रैकेट सही फाइनल कीजिएगा। $32 and 24। हाँ जी, पूरा मैथ होगा। 32 and 34 रिस्पेक्टिवली एक्सपेंस रहेगा। प्लीज किसी फिगर की प्रेजेंटेशन में शो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Any confusion anywhere? आप सभी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन एक मिनट रिकंसिलिएशन में आएगा। रिकंसिलिएशन में आएगा। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, रिकंसिलिएशन बना के उठो। ये कंपैरेटिव कौन सा स्टार्ट होती है रिकंसिलिएशन? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80-60 80-60 टैक्स रेट्स 40% दोनों साल। एक्सपेक्टेड टैक्स परमानेंट डिफरेंस ढूंढा। रिवैल्यूएशन परमानेंट डिफरेंस नहीं यार, रेट चेंज ढूंढा। तो शायद इसीलिए एग्जामिनर ने भी रिकंसिलिएशन नहीं मांगी। ये क्यों नहीं मांगी वैसे? क्या क्या नहीं है, क्या ही रिकंसाइल्ड है, क्या ही रिकंसाइल्ड? क्या एक्सपेक्टेड टैक्स एक्चुअल टैक्स के बराबर है? कब फर्क होता है? परमानेंट डिफरेंसेस हो, रेट चेंज। ये रिकंसिलिएशन आपको बताने का मकसद यहाँ यही था, एक दफा दोबारा सोच के फाइनल कर लें। रिवैल्यूएशन जो है तो परमानेंट डिफरेंस नहीं है, वरना परमानेंट डिफरेंस पे रिकंसिलिएशन में आना चाहिए। ठीक है सर, तो कंफ्यूजन रह गई। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कोई कंफ्यूजन? 5 बजे नमाज करा लेते हैं, टाइम तो हो जाता है। नमाज का टाइम हो जाता है 5 बजे या लेट हो गया? स्टार्ट तो हो जाता है ना। अल्लाह हाफिज़।